वेलकम टू करंट अफेयर्स की टॉप 10 सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम फिर से हाजिर हैं करंट अफेयर्स की टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो, पीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो या फिर बैंक्स हो, आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में करंट अफेयर्स की टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह है और उन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं सारे इस वीडियो में बताए गए हैं। तो आप पूरा वीडियो के ध्यान से जरूर देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत ने म्यांमार को पहला पनडुब्बी लीज पर देने का ऐलान किया, इसका नाम बताएं। क्वेश्चन बेहद ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसके बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे। तो क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट करते हैं। भारत ने म्यांमार को पहला पनडुब्बी लीज पर देने का ऐलान किया है, इसका नाम बताएं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आंसर होगा INS सिंधुवीर, यानी कि इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही है। INS सिंधुवीर को भारत ने म्यांमार को लीज पर देने का ऐलान किया है। अब ऐसा क्यों किया है, क्या कारण पड़ गई कि भारत को म्यांमार को एक पनडुब्बी लीज पर देनी पड़ी, इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी लेते हैं। भारत की एक्स ईस्ट पॉलिसी है, इसके तहत जो ईस्ट साइड के जो देश हैं उसके साथ बेहतरीन रिलेशन बनाने के लिए ऐसा किया गया है। म्यांमार और भारत 1640 किलोमीटर लंबी बॉर्डर शेयर करते हैं, यानी कि भारत और म्यांमार की जो बॉर्डर लाइन है वो काफ़ी लंबी है, 1640 किलोमीटर की। म्यांमार के सीमावर्ती राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। ये भारत के राज्य हैं जो म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। INS सिंधुवीर यह सबमरीन देना भारत की नेवल डिप्लोमेसी के पार्ट है, यानी कि नेवी का, भारत की इंडियन नेवी का एक पार्ट है डिप्लोमेसी का। ये पनडुब्बी इंडिया ने बेची नहीं है बल्कि लीज पर दी है, यानी कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि भारत ने ये पनडुब्बी बेच दी है, लेकिन ये पनडुब्बी जो है लीज पर दी है। यह लीज कितने वर्ष का है अभी इसका कोई खुलासा नहीं किया गया, सरकार के द्वारा ये बताया नहीं गया है। यह ऑटो रिन्यूअल का प्रोसेस भी इसमें हो सकता है। तो म्यांमार 2 साल या 5 साल या इससे ज़्यादा की लीज करके बार बार उसको अपनी सुविधा अनुसार उसको आगे बढ़ा सकता है। INS सिंधुवीर, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो किलो क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। किलो क्लास एक इंटरनेशनल टर्म है। इंडिया में इसे हम सिंधु घोष क्लास सबमरीन कहते हैं। सिंधु घोष क्लास सबमरीन 1980 में इंडिया को सबमरीन की ज़रूरत थी। उस समय इंडिया ने USSR यानी कि सोवियत संघ से एग्रीमेंट किया था। तब डिसाइड हुआ कि प्रोजेक्ट 877 के तहत 8 से 10 पनडुब्बी बनाई जाएगी और इसके तहत सोवियत संघ ने 1 किलो क्लास सबमरीन बनाई। इंडियन नेवी ने कब शामिल हुई थी? अब बात ये भी आती है कि ये सबमरीन 1980 में ज़रूरत पड़ी, तो ये शामिल कब हुई? तो इसे 26 अगस्त 1988 को शामिल किया गया था। आज किलो क्लास सबमरीन को यूज़ किया जा रहा है। ये 1988 में शामिल हुआ था और आज भी इसका यूज़ किया जा रहा है। इसका डिस्प्लेसमेंट वज़न जो है वो 3000 टन है और इसकी जो गहराई में, समुद्र में गहराई में जाने की जो क्षमता है वो 300 मीटर है, यानी कि 300 मीटर की गहराई में ये समुद्र में रह सकता है। इसकी जो टॉप स्पीड है वो 18 नॉट की है और यह लगातार 45 दिनों तक समुद्र में रह सकता है। म्यांमार के साथ एग्रीमेंट, ये भी जान लेते हैं कि म्यांमार के साथ आखिर एग्रीमेंट क्या है ये। तो इंडिया ने ऑफ़र दिया कि इस सबमरीन को लीज पर दे सकते हैं। अपने भारत ने म्यांमार को ऑफ़र दिया है कि इस सबमरीन को लीज पर हम दे सकते हैं, इसे हिंदुस्तान शिपयार्ड में अपग्रेडेशन कर दिया जाएगा। म्यांमार के लिए यह भी एट्रैक्टिव डील थी। म्यांमार के पास
चूँकि म्यांमार की सेना के पास उतनी डिफेंस इक्विपमेंट नहीं है, तो म्यांमार को ये एक एट्रैक्टिव डील थी और उसने हामी भर दी। तो ट्रेनिंग सर्विसेज भी दी जाएगी, भारत ने ऐसा कहा है। यह एक्सपोर्ट 37.9 मिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट का एक पार्ट है। इसके तहत इंडिया ने कुछ टॉरपीडो पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली मिसाइल भी दिए हैं म्यांमार को। इसे भारत डायनामिक लिमिटेड ने डेवलप किए हैं। इसका नाम है श्याना टॉरपीडो। इंडिया यह सब क्यों कर रहा है, ये भी क्वेश्चन उठ सकता है दिमाग में कि आखिर इंडिया पनडुब्बी को लीज पे बांग्लादेश को क्यों दे रहा है। इसका एक बेहद ही महत्वपूर्ण कारण है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो इंडिया के पास सबमरीन की कमी है। क्योंकि इंडिया लीज पर दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया के पास बहुत सारी सबमरीन है तो वो लीज पर दे रहा है। इंडिया के पास सबमरीन कम है। और क्यों दे रहा है उसका कारण ये है चीन। तो चीन के पास तकरीबन 70 सबमरीन है, जबकि इंडिया के पास मात्र 20 के आसपास सबमरीन है। इससे भी ज़्यादातर 1980-90 में बने हुए हैं, यानी कि जो भी सबमरीन है ज़्यादातर 1980 और 90 के दशक में बने हुए हैं। यह सब चीन के प्रभाव को कम करने के लिए किया जा रहा है। अब उसके प्रभाव को कम क्यों करने के लिए किया जा रहा है, ये देखते हैं। तो दरअसल चीन ने 2017 में $200 मिलियन की डील साइन की थी बांग्लादेश नेवी के साथ, और इस डील के तहत 2 मिंग क्लास सबमरीन चीन से बांग्लादेश को मिला था। यानी कि 2017 में चीन और बांग्लादेश के बीच $200 मिलियन की जो डील साइन हुई थी, उसके तहत 2 मिग क्लास सबमरीन चीन ने बांग्लादेश को दी थी। और यह इंडिया के लिए एक बेहद ही शौक की बात थी कि इंडिया के ऊपर निर्भर रहने वाले देश जो म्यांमार जो है वो इंडिया के ऊपर निर्भर रहने वाला है, और वो चीन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, चीन का कस्टमर बन गया है। कैसे? तो इसी को देखते हुए इंडिया ने बहुत जल्दी संदेश देने के लिए म्यांमार को INS सिंधुवीर सबमरीन देने का फैसला किया है। तो अब आप सारी बातें समझ गए होंगे कि आखिर इस सबमरीन को इंडिया लीज पर म्यांमार को क्यों दे रहा है। सारी बातों की जो जड़ है वो है चीन के प्रभाव को कम करना। तो बात है म्यांमार की, तो म्यांमार की जो राजधानी है वो है नेपियदा। राष्ट्रपति हैं यू विन मिंट और स्टेट काउंसलर हैं ऑन्ग सान सू की। कौन है? ऑन्ग सान सू की। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन है, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के कितने प्रतिशत टीबी मरीज भारत में हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर होगा 26%। यानी कि ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के 26% टीबी मरीज जो हैं वो केवल भारत में ही हैं। और रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इस रिपोर्ट को जारी किया है, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट। और इसकी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के कुल 26% टीबी मरीज केवल भारत में ही हैं। किस देश में कितने प्रतिशत टीबी मरीज हैं ये भी एक बार देख लेते हैं। तो भारत में 26% हैं, इंडोनेशिया में 8.5% हैं, चीन में 8.4%, फिलीपींस में 6%, पाकिस्तान में 5.7%, नाइजीरिया में 4.4% और बांग्लादेश में 3.6% मरीज हैं, और साउथ अफ्रीका में 3.6%। तो ये टीबी के मरीजों की संख्या है जो पूरे विश्व में बताई जा रही है WHO के द्वारा, जिनमें सबसे ज़्यादा जो मरीज हैं वो केवल भारत में हैं, 26%। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में जनवरी से जून 2020 में इस बीमारी के नए मरीजों की सूची में कितने फीसदी की कमी आई है? यानी कि अभी जो WHO ने ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2020 जारी किया है उसके अनुसार भारत में जनवरी से जून के बीच, यानी कि जनवरी से जून के बीच 2020 में टीबी के मरीजों की संख्या में कितने फीसदी की कमी आई है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर होगा 25%। इसकी एक बड़ी वजह कोरोना वायरस हो सकता है, क्योंकि
मार्च में लॉकडाउन होने के कारण ज़्यादातर काम ठप हो गए थे। भारत और दुनिया में टीबी प्रोग्राम के तहत मरीजों को ढूंढना बड़ा टारगेट होता है। इंडिया में मरीज को ढूंढकर इलाज करना मकसद है टीबी प्रोग्राम का, क्योंकि दुनिया के 26% मरीज भारत में ही हैं। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से जून 2020 के दौरान 25% मरीजों में कमी आई है। तो इसका मतलब हो सकता है कि कोरोना की वजह से भारत इतने मरीजों को नहीं ढूंढ सका है। लॉकडाउन से पहले 50,000 से ज़्यादा नए मामले भारत में आए थे टीबी के। भारत में लॉकडाउन होने के बाद पहले टीबी के नए केस 50,000 थे। ये आंकड़े टीबी की साप्ताहिक रिपोर्ट जो आई थी उसके आधार पर दिया गया है। इसके बाद मई के बीच सप्ताह करीब 35,000 नए मामले पहुंचे थे। जब लॉकडाउन लागू हुआ था, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में गिरावट आई थी, यानी कि लॉकडाउन के बाद इस मामले में गिरावट आई थी। तो इसलिए भारत में 25% मरीजों की कमी पाई गई है। एक बार जान लेते हैं कि टीबी क्या है। तो टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। इसके कारण ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। इस बीमारी का सबसे अधिक प्रभाव फेफड़ों पर होता है। फेफड़ों के अलावा ब्रेन, ट्यूरस, मुंह, लीवर, किडनी, गले आदि में टीबी हो सकती है। सबसे कॉमन जो है वो फेफड़ों में टीबी का होना है, जो कि हवा के जरिए एक से दूसरे इंसान में फैलती है। टीबी के मरीज के खांसने और छींकने के दौरान मुंह और नाक से निकलने वाले बारीकी बूंदों से यह फैलती है। फेफड़ों के अलावा दूसरी कोई टीबी एक दूसरे से नहीं फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने रूस की किस कोरोना वैक्सीन को ट्रायल की मंजूरी दी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर होगा स्पुतनिक वी। तो अभी भारत सरकार ने स्पुतनिक वी को, जो रूस की वैक्सीन है जो रूस ने बनाई है, उसको भारत में ट्रायल की मंजूरी दे दी है। तो ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI ने वैक्सीन के दूसरे और तीसरे ट्रायल की मंजूरी दे दी है। कौन करेगा ट्रायल? तो डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज लिमिटेड इसका ट्रायल करेगा इंडिया में। तो स्पुतनिक वी वैक्सीन की मार्केटिंग रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड यानी कि RDIF और डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी लिमिटेड कर रहा है। सितंबर 2020 में डॉक्टर रेड्डी और RDIF ने स्पुतनिक वी के क्लिनिकल ट्रायल और भारत में इस वैक्सीन के वितरण को लेकर एक साझेदारी की थी। इसे अक्टूबर 2020 में परमिशन मिली है और साझेदारी के तहत भारत को स्पुतनिक के 10 करोड़ खुराक दिए जाएंगे। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के मैनेजिंग डायरेक्टर और को चेयरमैन जीवी प्रसाद ने कहा है कि हम सुरक्षित और कारगर वैक्सीन लाने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन। तो रूस ने स्पुतनिक लॉन्च करने के साथ ही दुनिया का सबसे पहला कोरोना वैक्सीन बना लेने का दावा किया था। रूस की स्पुतनिक वी का वहाँ के 40,000 लोगों पर ही परीक्षण हुआ था, यानी कि रूस में स्पुतनिक वी का रूस के केवल 40,000 लोगों पर परीक्षण हुआ था। अब यहाँ पे इंडिया में इसके दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल का परीक्षण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विश्व आघात दिवस यानी कि वर्ल्ड ट्रम डे कब मनाया जाता है? तो अभी 17 अक्टूबर को विश्व आघात दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमें यह बताता है कि दुर्घटनाओं, चोटों और मानसिक बीमारियों की दर लगातार बढ़ती जा रही है और WHO का कहना है कि ट्रॉमा यानी चोट या कोई दुर्घटना दुनिया में मौत और विकलांगता का सबसे बड़ा कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस देश के प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न दूसरी बार चुनी गई हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर होगा न्यूजीलैंड।
तो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न लगातार दूसरी बार न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। न्यूजीलैंड के आम चुनाव में प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न, जिनकी उम्र 40 साल है, की सेंटर लेफ्ट लेबर पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है। न्यूजीलैंड मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक लेबर पार्टी को 49% वोट और कुल 64 सीटें मिली हैं। वहाँ की केवल 120 सीटों वाली संसद में बहुमत का आंकड़ा 61 है, यानी कि वहाँ की जो सांसद की जो सीट है वो 120 है और वहाँ का बहुमत का जो आंकड़ा है वो 61 है और इनको 64 सीट मिली है। 24 साल के इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी राजनीतिक दल को इतना बड़ा बहुमत मिल रहा है। कोविड-19 को बेहतर संभाला, यानी कि यह इनको जीत क्यों मिली है, क्योंकि इन्होंने कोविड-19 में बहुत ही बेहतरीन काम किया था। तो 2017 में शुरू हुए उनके प्रधानमंत्री के पहले कार्यकाल में भीषण आतंकवादी हमलों और कोरोना महामारी जैसे बड़े संकट आए हैं। न्यूजीलैंड की आबादी 5 मिलियन यानी कि 50 लाख है और कोरोना की वजह से यहाँ बस 25 लोगों की मौत हुई है। कितनी? बस 25 लोगों की मौत हुई है। इसके बावजूद आर्डर्न के कार्यकाल में इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन शासन का एक उदाहरण के रूप में पेश किया जा रहा है। बात है न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन और मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर होगा 17 अक्टूबर। तो अभी 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया है। इस दिन का उद्देश्य दुनिया में विशेष रूप से विकासशील देशों में गरीबी और उन्मूलन की आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 दिसंबर 1992 को अपनाए गए प्रस्ताव के माध्यम से 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया था। वर्ल्ड बैंक के अनुमान के अनुसार 2021 में लगभग 15 करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी रेखा का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि विश्व बैंक ने एक अनुमान लगाया है जिसके अनुसार 2021 के अंत तक दुनिया के 15 करोड़ लोगों से अधिक लोगों को अत्यधिक गरीबी का सामना करना पड़ सकता है और यह सब हुआ है केवल कोविड-19 के कारण। 2020 की अंतर्राष्ट्रीय इसकी थीम थी सभी के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय प्राप्त करने के लिए एक साथ। क्या थी? सभी के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय प्राप्त करने के लिए एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व एनेस्थीसिया दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर होगा 18 अक्टूबर। तो अभी 18 अक्टूबर को विश्व एनेस्थीसिया दिवस मनाया गया है। इसी दिन साल 1846 में पहली बार एनेस्थीसिया का इस्तेमाल किया गया था। 16 अक्टूबर 1846 को विलियम थॉमस ग्रीन मार्टन, जिनका जन्म 1819 में हुआ था और मृत्यु 1868 में, उनके द्वारा ईथर एनेस्थीसिया के पहले सफल प्रदर्शन का स्मरण कराता है। आपको बता दें कि सर्जरी टीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा एनेस्थीसिया विशेषज्ञ का होता है। यदि एनेस्थीसिया के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आविष्कार के पेटेंट के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता शिक्षा अभियान कपिला कलाम कार्यक्रम किस पूर्व राष्ट्रपति की जयंती पर लॉन्च हुआ है? कपिला कलाम कार्यक्रम, ये नाम आपको याद रखना है और यह APJ अब्दुल कलाम के नाम पे इनकी जयंती के उपलक्ष्य में इसको लॉन्च किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। तो पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 89वीं जयंती के उपलक्ष्य में इसे शुरू किया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 15 अक्टूबर 2020 को इस अभियान का वर्चुअली शुभारंभ किया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने कब से कब तक बौद्धिक संपदा साक्षरता सप्ताह मनाने का फैसला किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर होगा
15 से 23 अक्टूबर यानी कि अभी शिक्षा मंत्रालय ने 15 से 23 अक्टूबर को बौद्धिक संपदा साक्षरता सप्ताह मनाने का फैसला किया है और यह पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाने का फैसला किया गया है। मंत्रालय ने 15 से 23 अक्टूबर को सप्ताह को बौद्धिक संपदा साक्षरता मनाने के लिए निर्णय लिया है। रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि अभियान के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे बच्चों को अपने आविष्कार को पेटेंट कराने के लिए आवेदन प्रक्रिया का सही जानकारी दिया जाएगा। आज कल के क्वेश्चन का जो आंसर है उसको देख लेते हैं। तो हाल ही में हमने क्वेश्चन जो पूछा था उस क्वेश्चन था, हाल ही में भारत ने डिजिटल स्वास्थ्य सुविधाएं एवं सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? 4 ऑप्शन दिए गए थे। उत्तर था नीदरलैंड। तो अभी भारत ने डिजिटल स्वास्थ्य सुविधाएं एवं सुरक्षा प्रदान करने के लिए नीदरलैंड के साथ समझौता किया है। अब है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन है, भारत में रूस के किस कोरोना वैक्सीन को ट्रायल की मंजूरी मिली है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और लास्ट में आपसे एक बार फिर से कहता हूँ, यदि ये वीडियो आपको एजुकेशन में आपकी मदद करती हो और आपके नॉलेज में हेल्प करती हो तो अभी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाएं ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।